नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज होगी भाजपा में सियासी गुटबाजी जो राजस्थान में लगातार चल रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी आलाकमान राजस्थान में भले एकजुट होकर चुनाव लड़ने का साफ संदेश दे चुका हो, लेकिन स्थानीय नेताओं की गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वसुंधरा गुट खुद को तवज्जो न मिलने के चलते लंबे समय से खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है और वसुंधरा विरोधी खेमा उन्हें लगातार किनारे करने में जुटा है। इस बात का दर्द पहले देवी सिंह भाटी, फिर रोहताश शर्मा के जरिए सामने आया और अब ताजा मामला कैलाश मेघवाल का है। उन्होंने तो बीजेपी आलाकमान के करीबी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सीधे तौर पर भ्रष्ट करार दे दिया है। 89 साल के कैलाश मेघवाल का आरोप है कि राजस्थान भाजपा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए देश भर के भाजपा नेताओं को यहां लाया जा रहा है। मेघवाल के इन आरोपों ने परिवर्तन यात्रा के बीच एक बार फिर वसुंधरा का नाम लेकर भाजपा राजस्थान में सियासी खींचतान को हवा दे दी है। चुनावी चर्चा में आज खुद कैलाश मेघवाल एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद होंगे और राजनीतिक विश्लेषक जयपुर से राकेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद होंगे चुनावी चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह से ही राजस्थान भाजपा में जो रस्साकशी चल रही थी लगातार पिछले कुछ समय से, और कैलाश मेघवाल के लगातार बयानबाजी के बाद अब वो काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि प्रदेश भाजपा इस पर बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया में बातचीत से भी दूरी बनाई है। हमने भी बीजेपी राजस्थान के कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, पर उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल खुद जो लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर हमलावर हैं, कैलाश मेघवाल जो विधायक है भाजपा के और वसुंधरा खेमे से उनका ताल्लुक माना जाता है, वो लगातार भाजपा की आलाकमान और भाजपा के वसुंधरा के विरोधी खेमे पर आरोप लगाते रहे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, आपका एनडीटीवी राजस्थान के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपका भी स्वागत है और वीरेंद्र भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो कैलाश जी, पहला सवाल मेरा आपसे सीधा है कि वसुंधरा खेमे को खत्म किया जा रहा है, ये आपका बड़ा आरोप है भाजपा पर। यह एहसास आपको अभी चुनावों के वक्त हुआ या पहले से था, या फिर आप चुप थे और अब बोलने लगे हैं? 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तब से ही चालू हो गई थी, और 2018 के चुनाव में जिस तरह मुख्यमंत्री वसुंधरा जी चुनाव की तैयारी कर रही थी, उस समय एक संदेश आया कि प्रदेश का अध्यक्ष बदला जाएगा। ये उसमें राइट अवसर नहीं था। उसके बाद अवसर आया कि प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद भी नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह वसुंधरा जी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र वालों ने ऐसे लोगों को वापस पार्टी में जोड़ा जो वसुंधरा जी के खिलाफ अपना राय रखते थे। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2018 का विधानसभा का चुनाव हार गई और प्रतिपक्ष में आ गई। नहीं, मतलब कैलाश जी, आप ये खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वसुंधरा खेमे की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? मतलब कहा जा रहा है कि आपको शह दी गई है केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोलने के लिए। मैं ऐसा नहीं है, मैं तथ्य रख रहा हूँ। तथ्य इसलिए रख रहा हूँ कि गुटबाजी की नींव कहाँ पड़ी, और जब चुनाव हार गए उसके बाद लगातार गुटी आधार पर ही सारी कार्यवाही चली। सतीश जी पूनिया जब अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने चुन कर वसुंधरा जी के समर्थक माने जाने वाले लोगों को पार्टी से दूर किया, उनके पदों से वंचित किया, और जहां कहीं भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव का अवसर था वहां भी वसुंधरा जी के समर्थक मानने वाले लोगों को निरुत्साहित किया। ये सारी स्थितियां लगातार चलती रही। मैंने इस बारे में सब जगह इस बात की कोशिश की कि ये गुटी राजनीति जो चल रही है इसको रोका जाए, लेकिन गुटी राजनीति गहरी थी, जिसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि मैं राजस्थान में 1968 से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के निर्माण करने में, विकास करने में तन मन धन से योग्यता रहा हूँ। और आज की जो
आज की जो स्थिति बनी है उसमें आप बताइए 12 आदमियों की कोर कमेटी बनाई सतीश जी पूनिया ने। क्या उन 12 आदमी की कोर कमेटी में मेरी पात्रता नहीं थी? ये गुटबाजी का ही नमूना था। उसके बाद विधानसभा में पार्टी का जो वयोवृद्ध, प्रतिपक्ष का वयोवृद्ध जो है विधायक होता है, उसको नियमित रूप से परंपरा के अनुसार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। वो भी मुझे नहीं बनाया गया, मुझे वंचित किया गया, जबकि मेरा पार्लियामेंट का भी अनुभव था और विधानसभा की अनुभव था। इस मामले में जो 2 पद ले लिए, गुलाब जी को, ऊपर से गुलाब चंद जी कटारिया को दिल्ली से मनोनीत किया गया प्रतिपक्ष का नेता, जबकि यह अधिकार वसुंधरा राजे का होना चाहिए था। प्रतिपक्ष का नेता होने के साथ ही उन्होंने पार्टी की जो थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका भी उन्होंने जो है चेयरमैनशिप हड़प ली। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक कार्य सलाहकार समिति बनती है राजस्थान में विधानसभा में। उस कार्य सलाहकार समिति में अनुभवी लोगों को लिया जाता है। मैं स्पीकर रह चुका था, फिर भी मुझे उस कार्य सलाहकार समिति में नहीं रखा गया। नहीं, लेकिन विधानसभा में बोलने का क्रम होता था। मेघवाल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरह से आप जाहिर तौर पर आप लंबे समय से जनसंघ के ज़माने से सब जानते हैं, आप लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, लेकिन आप जो बता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जो तथ्य आप रख रहे हैं कि आपको किस तरह से दरकिनार किया गया पार्टी के अलग अलग समितियों में, अलग अलग मंचों पर। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूं मेघवाल साहब कि आप अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको तवज्जो नहीं मिल रही है, या वसुंधरा खेमे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को ही जो है चेहरा नहीं बनाया गया है, उनके खेमे को तवज्जो नहीं दी गई है। आप मानते हैं कि क्या वसुंधरा के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए ताकि आप लोगों को भी तवज्जो मिले? मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कौन लोग सरकार बनाने में मददगार हो सकते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जाए। न तो मैं किसी खेमे की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सही है कि मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरी जो पार्टी में प्रतिष्ठा है, जो मैंने अर्न किया है, उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो रेस्पेक्ट नहीं मिलने के कारण मैंने सारी स्थितियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को भी परिचित कराया और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी को भी जानकारी दी, लेकिन कहीं कोई हल नहीं, जैसे कोई पार्टी में कोई है ही नहीं। लेकिन आप मेघवाल साहब, आप बोल रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे तो परिवर्तन यात्राओं में, तमाम रैलियों में जो उन्हें अगुवाई की जो जिम्मेदारी दी गई वो उसे निभा रही हैं। वो सभाओं को संबोधित कर रही हैं, तमाम शाह से लेकर नड्डा और गडकरी जो बड़े नेता आते हैं वो मंच पर मौजूद होती हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दी जा रही? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो साफ कह चुका है कि ये चुनाव जो है संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा। फिर इसमें कोई इफ एंड बट्स तो है नहीं। देखिए, आपको सारी पृष्ठभूमि की तरफ जाना पड़ेगा। आज जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी दिख रही है, तब उनको आगे लाया जा रहा है, साथ साथ लिए फिर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बाकी मैं आपको बताऊं, 2003 की जो यात्रा निकाली वसुंधरा जी के नेतृत्व में निकाली और पहली बार स्पष्ट बहुमत आया 120 सीटों का। 2013 में जो यात्रा निकाली वो वसुंधरा जी के नेतृत्व में निकाली और 163 सीटें जीतकर उस समय की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व के चारों बड़े नेता चारों यात्रा निकाल रहे हैं। इसका कारण क्या है? वसुंधरा जी को किसी न किसी यात्रा का नेतृत्व देते, आज तो थोड़ी कमी दिख रही है, इसलिए वसुंधरा जी को पपोला जा रहा है, यह मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ। बाकी आज की तारीख में सारे राजस्थान में जो यात्राएं निकल रही है, उनमें राजस्थान के कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं है। और वो उत्साह नहीं है कि जो प्रामाणिक, जो काम करने वाले, जो धरती के कार्यकर्ता थे, उनकी सतीश जी ने जानबूझकर उपेक्षा की और एक तरह से एक पूरा ऐसा गुट खड़ा कर दिया कि जो उनके अधिकार में चले। मैं कैलाश जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। बहुत सवाल है, अर्जुन राम मेघवाल को भी लेकर सवाल हैं और आपकी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर भी मेरे पास कई सवाल हैं। मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक राकेश वर्मा का रुख करना चाहूँगा।
राकेश जी, तो सुना आपने किस तरह से कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि क्या उनके तथ्य हैं और क्या उनका पक्ष है, क्यों वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है, जो पूनिया खेमा है या फिर जो आला कमान है, वो लगातार वसुंधरा राजे खेमे को और उन जैसे अनुभवी नेता को नज़रअंदाज कर रहा है। आप राजस्थान की राजनीति को काफ़ी बारीकी से जानते हैं राकेश जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले देवी सिंह भाटी, फिर रोहताश शर्मा, विजय बंसल और अब जो है कैलाश मेघवाल, ये आखिर चल क्या रहा है राजस्थान भाजपा में? देखिए, आप जिस दिशा में बात कर रहे हैं ना, मेरे को एक प्रश्न इनसे पूछना, कैलाश मेघवाल जी से। जी 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 जी, आप पूछ सकते हैं राकेश जी। पहले मेरे सवाल का आप जवाब, ठीक है, आप लंबे समय तक आप उस पार्टी में रहे हैं जिस पार्टी में नानाजी देशमुख जैसे लोग रहे। उनका कहना था कि एक निश्चित उम्र के बाद में राजनीति में भी लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए जी। वो 60 में राजनीति छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए। तो क्या ये आपकी केवल ये पर्सनल लड़ाई है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 89 इयर्स की वजह से अब पार्टी अवसर नहीं देने वाली? क्योंकि आप, अरे आपने अभी एक बात कही, मेरी बात की बात भी करते हैं, आपने अभी कहा है, आप वसुंधरा खेमे की बात भी करते हैं। जी राकेश जी, जवाब लेते हैं कैलाश जी। कैलाश जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी का सवाल है कि नानाजी देशमुख जो जैसे नेता जिस पार्टी में रहे और उन्होंने एक वक्त के बाद संन्यास ले लिया, और अब खासतौर पर जो मोदी शाह की भाजपा है उसमें भी आपके संविधान में साफ लिखा, अब ये अंकित हो गया कि 75 साल के बाद सांसद हो या फिर विधायक, अब वहाँ पे टिकट को लेकर के कोई जगह रहती नहीं है, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए जाते हैं। अब आप खुद 89 साल के हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा अभी भी कि आपको विधायक का टिकट मिले? आप जो है आप राजनीतिक संन्यास नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी तो तमाम नीचे से और ऊपर तक 75 साल के एक आंकड़े पर आ गई कि उसके बाद राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी। सवाल ये कि नानाजी देशमुख ने कहा कि 60 साल के बाद सक्रिय नहीं रहना चाहिए। इस बात को सिवाय नानाजी देशमुख के और किसी ने पालन की क्या? उदाहरण देने के लिए तो काफ़ी है कि नानाजी ने ये कहा, नानाजी ने कहा। नानाजी एक प्रतिष्ठित जो है नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये बात नानाजी की किसने पालन की? दूसरा, आप जो सवाल उठा रहे हैं उम्र का सवाल कई बार तिरोहित हो गया, और इसलिए हो गया कि जीतने वाली सीटों पे जीतते उम्र नहीं देखी जाती, जिसका मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं 2013 के चुनाव में जब लड़ा 80 साल का था और 44,000 से जीता। 2085 का चुनाव में जो लड़ा तो 75,000 की बढ़ोतरी लेके भी जीता। मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ और कई जगह 51 साल के लोगों को भी टिकट दिए गए हैं, 90 साल के भी दिए गए हैं। तो ये 75 साल की उम्र जो है कहाँ लागू हुई, कैसे लागू हुई, ये तो मुझे पता ही नहीं चलता है। नहीं, लेकिन केंद्र में तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, केंद्र में तो साफ तौर पर है। मेघवाल साहब, अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 72 साल के हैं। तमाम नेता जो आप देखिए सब 75 साल से जो भी ऊपर है, जिनकी बड़ी उम्र है, वो सब या तो मार्गदर्शक मंडल में है या फिर राजनीति से दूर हो चुके हैं। राजगोपाल 51 साल के थे केरल में, उनको टिकट दिया कि नहीं? नहीं, हम मौजूदा बीजेपी की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहे हैं मेघवाल साहब। तो आपको कहीं खतरा है कि अब आपकी उम्र जो उससे ज्यादा पार चली गई है, आपका टिकट पर खतरा है, इसलिए आप तमाम आरोप लगा रहे हैं? ये भी सवाल उठाया जा रहा है, मतलब बीजेपी के विद इन बीजेपी ये लोग सवाल कर रहे हैं। अरे मेरा टिकट का कोई खतरा नहीं है, मैं टिकट का कोई सवाल नहीं करता। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ है पा लिया, जितना मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा मुझे मिला पार्टी के रूप में। लेकिन जिस ढंग से आज पार्टी चलाई जा रही है और जिस तरह से लोगों को बाहर किया जा रहा है, मुझे अफसोस है इस बात का कि आज अटल बिहारी, आज वो लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ बैठे हैं? क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे? मुझे अफसोस है इस बात का कि आज जो है मुरली मनोहर जी जोशी कहाँ बैठे हैं? क्या ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुकूल नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऐसे प्रतिष्ठित पद है अपने देश में कि जिनको उम्र के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जब जैसी सुविधा हुई, आज देश में लोकतांत्रिक अधिनायकवाद चल रहा है और इस लोकतांत्रिक अधिनायकवाद से ही सारी बुराइयां पैदा हो रही है। जी, मैं राकेश जी से जवाब ले लेता हूं उस पर। कैलाश जी, मैं राकेश जी से जवाब लेता हूं। राकेश जी से भी जानते हैं। राकेश जी, इनका कहना है मेघवाल साहब का कि राजनीतिक अधिनायकवाद चल रहा है देश में, और क्या आडवाणी जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे? क्या उनकी जो उम्र है वो क्या जिताऊ नहीं हो सकते?
तो ये तमाम तरह के सवाल तो उठते हैं बीजेपी के भीतर से भी। और मेरा पहला सवाल, मैं फिर आपसे वही जवाब जानना चाहूँगा कि लगातार सिलसिलेवार ढंग से, चाहे भाटी हो, फिर रोहतास शर्मा हो, या फिर अब खुद कैलाश मेघवाल, ये खुलकर बगावत कर रहे हैं भाजपा के भीतर राजस्थान में। देखिए मनीष जी, चुनाव जब भी आते हैं उससे पहले इस तरीके के कुछ नेताओं की बगावत दोनों पार्टियों में होती रही है जी। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पूर्व में भी हुई है। भाटी साहब का तो इतिहास, रोहतास शर्मा का इतिहास बहुत वैसा ही रहा है, कैलाश जी का इतिहास वैसा नहीं रहा है। 2003 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच बनाया था बीजेपी के खिलाफ जी। उन्होंने चुनाव 2003 में बीजेपी के खिलाफ लड़ा, 3 सीटें ली, 17 जगह बीजेपी की सभाएं नहीं होने दी उन्होंने जी। तो ये चुनाव से पहले इधर आना, चले जाना, फिर आरोप लगाना, ये तो सब चलता रहा है। मेरा एक कैलाश जी से और प्रश्न है जी। कैलाश जी, लंबे समय बाद राजस्थान की इस धरती से मेघवाल समाज के एक और नेता को इतनी राष्ट्रीय स्तर पे जगह मिली है, क्या कारण है कि मेघवाल समाज के एक नेता के खिलाफ ही आपने मोर्चा खोला? जी जी कैलाश जी, राकेश जी का एक और सवाल है आपसे। बोलिए जी राकेश जी, आप दोबारा बोलिए, शायद उन तक आवाज नहीं गई है। मेघवाल समाज का एज सच राजस्थान में कोई एक नेता नहीं है, और राजस्थान में जो जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी मेरी जो है उपेक्षा करके आगे बढ़ा रही है वो भ्रष्टाचारी है, और उसको राजस्थान का मेघवाल समाज कतई मंजूर नहीं करता। उदाहरण चाहिए तो मैं दे देता हूँ, वल्लभ नगर एक मेघवाल समाज बाहुल्य की एक विधानसभा क्षेत्र है, मेघवाल जी आप तो वहाँ चुनाव हुआ और जमानत जब्त हुई है जी। कहिए क्या कहना है? कैलाश जी, एक सवाल ये एक सवाल है कि ये भी है, ये मेरा सवाल है कैलाश जी, कि ये उठ रहा है कि आपने अर्जुन राम मेघवाल को ही क्यों चुना, और वो भी चुनाव के वक्त। खबर ये है कि आला कमान के काफी करीबी हैं अर्जुन राम मेघवाल, अभी कानून मंत्री बनाए गए हैं, कैंपेन मैनिफेस्टो कमेटी को भी लीड कर रहे हैं राजस्थान में, तो एक संभावित सीएम का चेहरा है। तो आरोप ये है कि वसुंधरा खेमे से उन पर एक छींटाकशी की एक प्लानिंग है, जो आप उसको अंजाम दे रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है कैलाश जी। बिल्कुल गलत है। अर्जुन राम मेघवाल का जो कैरेक्टर रहा है जी, जब ये नौकरी में थे तो भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में इनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने सिफारिश से दबाया। आज भी इनके खिलाफ 2 मुकदमे चल रहे हैं, और 2014 में इन्होंने एक स्टे ले रखा है, जिसको एक के बाद एक स्टे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि वो भयंकर है। फौजियों की विधवाओं के लिए जो जमीन थी उसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। एक पहाड़ी है, रंडी से पहाड़ी, उस पहाड़ी पे अनियमित तरीके से इन्होंने जो है प्लॉट अलॉट किए। ये सारे भ्रष्टाचार के कारण है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता राजस्थान में केवल ऊपर वालों के विश्वास से आगे बढ़े, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने अर्जुन राम मेघवाल का पूरा जीवन का तोड़ निकाल के, ये वो आदमी है जिसने 1.5 करोड़ रुपया खाया एक महंत जी से टिकट लड़ने का। ये वो आदमी है जो पार्टी के अनुशासन में नहीं रहता, बीकानेर में पार्टी के अनुशासन के विरोध इसने वोट दिलाए। ये वो आदमी है कि जिसने जो है अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रेलवे फेडरेशन से उसमें 20 करोड़ का घोटाला है, ये घोटाले वालों के पक्ष में जा रहा है। ऐसा मेघवाल समाज का नेता हो ही नहीं सकता। ये जो कह रहे हैं कि मेघवाल समाज का नेता, ये यहाँ की राजस्थान की गुटी राजनीति है, जिसमें मुझे साइडलाइन करने के लिए इसको हर तरह से प्रोत्साहन किया जाता है। बाकी इसका कैरियर क्या है, इसका कमिटमेंट क्या है, इसका सारा परिवार कांग्रेस ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट जो है इनकी जांच कराई जाए। इन्होंने गलत एफिडेविट दिया, चुनाव लड़ा 214 में लोकसभा का, वहाँ एक कॉलम है कि आपके पास क्या जो है कोई लंबित तो नहीं है मुकदमा, और इन्होंने कहा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ था। जी कैलाश जी, हमारे साथी भी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र, आपने सुना और आज सियासी जो हलकों में भाजपा में जो खासतौर पर हलचल रही उसको भी आपने कवर किया, नज़दीकी से देखा। बीजेपी का विद इन बीजेपी किस तरह के सुर है, क्योंकि काफ़ी नेता तो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, तो भाजपा का क्या रिएक्शन है अंदरूनी खाने, अगर सूत्रों से हवाले से कुछ खबर आ रही हो कैलाश मेघवाल को लेकर, और या इस तरह के सुर को दबाने के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी भी आगे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये बीजेपी का जो ये अंदरूनी कलह सामने आई है, खुलकर अर्जुन मेघवाल वर्सेज कैलाश मेघवाल, ये जो लड़ाई है पूरी खुलकर सामने आ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अर्जुन मेघवाल के ऊपर जो कैलाश मेघवाल ने जो आरोप लगाए भ्रष्टाचार के हो या फिर अन्य जो वर्तमान जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको भी कांग्रेसी नेता बताया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि जो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो खुलकर जो अंदरूनी अपनी जो दबी आवाज अब खुलकर बाहर लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये जब तक ये पिछले अगर आप देखेंगे तो 4 साल से लगातार ये आवाजें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी हाल ही के अंदर जैसे आज जैसे कैलाश मेघवाल जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने जो अपने बयान दिया है कैलाश मेघवाल को लेके, या बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको लेके, तमाम जो लीडर्स को लेके जो बयान दिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई राजनीतिक मायने रखता है और बीजेपी के लिए भी अब कई चुनौतियां देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि जहां से कैलाश मेघवाल अपने आते हैं, वहां से एक बात तो जाहिर है कि वो आदिवासी इलाका है, और लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, इन जो उदयपुर संभाग है, उस संभाग का लगातार जी जी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को चिंता सता रही है। जी वीरेंद्र, मैं अगर वहाँ की लोकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जाहिर तौर पर सही बात रखी आपने। राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो बात आप खत्म कर नहीं कर पाए पहले। ये जो बगावती सुर दिख रहे हैं राजस्थान भाजपा के भीतर, ये चुनाव के दौरान अचानक से सुर उभरे हैं, या कोई ये सिर्फ मोहरा या निशाना कोई और लगा रहा है? नहीं, देखिए, ये जो बगावती सुर हैं, ये तो मैंने बताया हर चुनाव में होते हैं। हर चुनाव से पूर्व इस तरीके की कोई ना कोई 3-4 नेताओं के साथ पार्टी से बाहर जाते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए पोजीशनिंग करते हैं। अब कैलाश जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कैलाश जी या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ जाएंगे। ये जवाब भी हम कैलाश जी से ले लेते हैं। कैलाश जी, तो अब आपकी भविष्य की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि बीजेपी ने तो आपको निलंबित कर दिया, आप पहले ही खुद भी कह चुके थे कि भाजपा निलंबित कर दे, मैं सामने चुनाव लड़कर दिखाऊंगा। तो ये आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका अगला कदम होगा क्या? आप निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस से टिकट चाहेंगे, या फिर जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि आरएलपी से भी आप दावेदारी कर सकते हैं? पहले मेरी बात सुनिए, ये सुर अचानक नहीं उठे हैं जी। मैं इस तरह की जो वाकयात है इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पूरी तरह बता चुका हूँ, चिट्ठी लिख के। इसके बाद जो अरुण सिंह जी थे, अरुण सिंह जी को मैं बता चुका हूँ, सब स्थितियाँ बता के। इनमें कोई एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं है। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देश का कानून मंत्री एक भ्रष्ट मंत्री बढ़े, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुधार लाना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने सारा ओपनली रिस्क लेके उजागर किया है, क्योंकि अंदर अंदर तो सब बातें मैं बता रहा हूँ 4 साल से। कोई सुनने वाला तो है नहीं। जब सुनने वाला नहीं है तो फिर कौन सुनेगा? और जब नहीं सुनेगा तो इस तरह का जो है मुझे कदम उठाना पड़ा। और मैंने तो आखिर में कैलाश जी, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपको अब क्या उम्मीद है? आप इस बयान पर कायम रहेंगे? आपका निलंबन तो हो चुका है, अब आप पार्टी से कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, या फिर अब आप किनारा करके पूरी तरह से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी के किसी तरह की गरज करने वाला नहीं हूं। आपको एक बात बता दूं कि 1968 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने 9 चुनाव जीते हैं, 6 बार तो विधानसभा के और 3 बार पार्लियामेंट के। इन सब चुनाव में मुझे मनवार करके, काका जी के बुला के चुनाव लड़ाया गया है। मैंने आज तक आजीजी नहीं की। मैं याचक करने वाले जो है कार्यकर्ताओं में नहीं हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ।
और जो आया हूँ मैं शेड्यूल कास्ट से आया हूँ, और जब अच्छी नौकरी में जा सकता था 1960 में, वो नौकरियां छोड़ के मैं राजनीति अपनाई, और राजनीति पे अपने दम पे भारतीय जनसंघ को जमाने में, भारतीय जनता पार्टी को जमाने में मेरा पूरा योग रहा है। और इनकी जो चुनौतीपूर्ण सीटें थी, अब आप चुनौतीपूर्ण सीटों को जीत करके मैंने इसकी प्रतिष्ठा कैलाश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अब आप भाजपा से तो निलंबित है, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या है? कौन सीएम चेहरा हो राजस्थान में बीजेपी की ओर से? क्या बात है? मेरा आखिरी सवाल ये, आपका तो निलंबन हो चुका है, लेकिन आप क्या चाहते हैं बीजेपी की ओर से? आप किसको सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं कि जो बीजेपी का चेहरा बने? क्योंकि पार्टी तो बोल चुकी है संयुक्त नेतृत्व में चुनाव होगा। सीएम का चेहरा जो है वो राजस्थान की जनता तय करेगी, दिल्ली के नेता तय नहीं करेंगे। और राजस्थान की जनता किधर जाएगी ये वक्त बता देगा आपको। ठीक, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। जाहिर तौर पर राजनीति में बड़ी वक्त की बड़ी अहमियत होती है, और एक दिन भी कई बार बहुत बड़ा समय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने खुलकर तमाम बातें रखी हमारे साथ एनडीटीवी राजस्थान के साथ। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी में जो सिर्फ टॉवल चल रही है और जो बगावती सुर हैं वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और पार्टी चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकालकर एकजुट होने का संदेश दे रही है, लेकिन कैलाश मेघवाल जैसे नेता लगातार पार्टी के नेतृत्व पर और पार्टी में चेहरे को लेकर, खासतौर पर वसुंधरा खेमे से माने जाते हैं मेघवाल, लेकिन सवाल उठा रहे हैं। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इन नेताओं को साथ देती है। तो आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।